नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद युवान में। जैसा आप लोगों ने देखा है कि पहली जो क्लास थी हम लोगों की वो इंट्रोडक्शन ऑफ जो होम्योपैथी थी वहाँ पे हमने किया था। दूसरी क्लास हम लोगों की जो रहेगी आज वो बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर CFS हनीमैन की है। बायलिंगुअल ये भी रहेगी, आपकी जो भी क्लास से आएंगी होम्योपैथिक में सभी की सभी बायलिंगुअल ही रहेंगी। और आप लोग कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है या आप लोगों को जो ये मटेरियल हम आपको दे रहे हैं वो कैसा लग रहा है। ठीक है, और बढ़ेंगे आगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जो है आप उसको टैप कर दीजिए, जो आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ देखेंगे तो बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर CFS हनीमैन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो डॉक्टर क्रिश्चियन हनीमैन जो है उनका फुल फॉर्म क्या है। आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्या करिए कि बकायदा जो इनकी स्पेलिंग है, ठीक है, वो आप लोग याद रखिए। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन, आप लोग इनकी स्पेलिंग को बकायदा याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि मान लीजिए इनमें से कौन सा सही है, ऐसे पूछ ले स्पेलिंग गलत दे रखे हों, और वहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपसे ये पूछेंगे कि क्या नाम है और सभी लगभग लगभग सेम होंगे, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोग पहला काम करिए कि इनका जो नाम है ये पूरा पूरा आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो CFS हनीमैन दे रखा है। मान लो वहाँ पे पेपर में दे दिया कि हनीमैन का जो पूरा नाम है वो क्या है, अब वहाँ पे छोटी छोटी स्पेलिंग बदली हुई होंगी तो आप लोगों के लिए दिक्कत करेगा, तो आप लोग इसको जो है याद कर लीजिए अच्छे से। हनीमैन वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 10 1755 इन द सिटी ऑफ मेशन जर्मनी। तो हनीमैन का जो जन्म हुआ था वो 10 अप्रैल 1755 को जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी के मिशन शहर में इनका जन्म हुआ था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हनीमैन का जो जन्म था वो जर्मनी के मिशन शहर में 10 अप्रैल 1755 को इनका जन्म हुआ था। तो आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जाता है अक्सर कि हनीमैन का जो जन्मदिन है वो कब मनाया जाता है, और वहां पर आपको पूरी पूरी डेट दे रखे होते हैं कि जैसे 10 अप्रैल 1755 दे दिया या 10 अप्रैल 1756 दे दिया, बगल में आपका 54 दे दिया। अगर आपने सिर्फ 10 अप्रैल याद कर रखा है और आपने ईयर नहीं याद किया हुआ है तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। इसलिए आप जब भी इनका जन्म डेट याद करिए तो 10 अप्रैल 1755, आप ये डेट जो है इनकी ये पूरी याद रखिए, कि मतलब जो है आप इसको भूलें ना एकदम से। आगे बढ़ेंगे, बात कर चुके हैं जन्म की, तो अब हम बात करेंगे इनकी मृत्यु की, कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। तो हनीमैन डाइड ऑन July 2 1843 एट द एज ऑफ 88। हनीमैन की जो मृत्यु हुई थी वो 2 जुलाई 1843 को 88 वर्ष में हुई थी। तो आप लोगों को ये डेट भी याद रखनी है कि हनीमैन की जो मृत्यु हुई थी वो 2 जुलाई 1843 को हुई थी। अब ये हुई कहाँ थी, तो ये हम आपको बता दें, ये हुई थी पेरिस में। इनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और हनीमैन की जो मृत्यु हुई थी वो फ्रांस एक देश है, उसकी जो राजधानी पेरिस है वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। बढ़ेंगे आगे वीडियो में। देयर पेरेंट्स नेम आर जोहाना क्रिस्टियाना स्पाइस एंड क्रिश्चियन गॉटफ्रिड हनीमैन। इनके जो माता पिता का नाम था वो क्रमशः क्या था? जोहाना क्रिस्टियाना स्पाइस था इनकी जो माता थी, और पिता का जो नाम था वो क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हनीमैन था। और इनके जो पिता थे, देयर फादर यूज टू वर्क विद पार्सलिन पेंटर। पार्सलिन का मतलब होता है कि एक चीनी मिट्टी के पेंटर थे। तो आप लोग देखिएगा आगे, इनके माता पिता का नाम जो क्रमशः था वो जोहाना क्रिस्टियाना स्पीसीज था। वह साथ ही साथ इनके जो पिता थे क्रिश्चियन गॉटफ्रेड हनीमैन थे, और इनके पिता जो थे एक चीनी मिट्टी का काम करते थे। तो आप लोग इन कुछ चीज़ों को याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि हनीमैन का जो पूरा नाम है उनको याद रखना है, उनकी जो जन्मतिथि थी वो आपको याद रखनी है। कहाँ पे हुआ था? तो एक मिशन शहर था जर्मनी में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो फ्रांस के पेरिस में हुई थी। और इनके माता पिता का नाम याद रखना है। तो माता का नाम जोहाना क्रिस्टियाना स्पाइस है, और पिता का नाम क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हनीमैन है। अगर यहाँ पूछा जाता है कि इनके पिता क्या करते थे,
तो वो एक चीनी मिट्टी का काम करते थे, एक तरीके से पोर्सलिन पेंटर थे। इसके बाद हम देखेंगे हनीमैन फर्स्ट अटेंड प्रिंसेस स्कूल ऑन जुलाई 20 1767 एट द एज ऑफ 12। तो हनीमैन जो है 12 वर्ष की अवस्था में 20 जुलाई 1767 में पहली बार प्रिंसेस स्कूल गए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हनीमैन जो है किस उम्र में जो है स्कूल गए थे। तो 12 वर्ष की अवस्था में ये जो है पहली बार प्रिंसेस स्कूल गए थे, और वो डेट थी 20 जुलाई 1767 में ये पहली बार अपने कॉलेज स्कूल को जाते हैं। और स्कूल का अगर नाम पूछा जाए तो वो स्कूल का नाम था प्रिंसेस स्कूल। आप लोग इसको याद रखिएगा, हनीमैन 12 वर्ष की अवस्था में 20 जुलाई 1767 में पहली बार प्रिंसेस स्कूल को गए थे। आगे देखेंगे हम लोग। द हेडमास्टर ऑफ प्रिंसेस स्कूल वाज मिस्टर मुलर, हु हनीमैन लाइक्ड वेरी मच। प्रिंसेस स्कूल के जो पादरी थे, मजिस्टर मुलर थे, वह हनीमैन को बहुत ज्यादा ही पसंद करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा स्कूल था, तो वो प्रिंसेस स्कूल था। वहाँ के जो पादरी थे, जैसे आज के डेट में आपके अगर स्कूल में देखेंगे तो प्रधानाचार्य होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, इसी तरह वहाँ के जो क्रिश्चियन कॉलेज स्कूल होते हैं वहाँ पे पादरी होते हैं। ठीक है, मैजिस्टर मुलर थे, वह हनीमैन को बहुत ज्यादा ही पसंद करते थे। तो उन वहाँ के पादरी का जो नाम था वो क्या था, मैजिस्टर मुलर थे। ठीक है, ही रिसीव्ड हिज स्कूल एजुकेशन फॉर प्रिंसेस स्कूल एट द एज ऑफ 8 एंड डिलीवर अ स्पीच इन लैटिन। लैटिन भाषा में इन्होंने एक भाषण दिया था, द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड एट द स्कूल सेरेमनी। 8 साल में स्कूल की शिक्षा जो है प्रिंसेस स्कूल से इन्होंने प्राप्त कर ली थी। और स्कूल में एक सेरेमनी हुआ था, जैसे आज की डेट में हम लोगों के स्कूल में जो है जब स्कूल छोड़ते हैं तो एनुअल फंक्शन होता है, उसी तरह वहाँ पे क्या होता था, सेरेमनी होती थी। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक अपना भाषण दिया था। किस भाषा में दिया था, तो लैटिन भाषा में ये भाषण दिया था, और उसका नाम था मानव हाथ की अद्भुत संरचना था। ठीक है, इसका नाम जो था मानव हाथ की अद्भुत संरचना था, विषय पर इन्होंने भाषण दिया था। यहाँ पर जो आपका प्रश्न बनेगा, ये पूछा जा सकता है कि इनका जो बचपन का स्कूल था प्रिंसेस स्कूल, वहां पर इन्होंने सेरेमनी जो हुई थी वहां पे किस भाषा में इन्होंने अपना भाषण दिया था, तो लैटिन भाषा में इन्होंने अपना भाषण दिया था। साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस टॉपिक पर भाषण दिया था, तो मानव हाथ की अद्भुत संरचना जो है आप इसको हिंदी में भी याद रखिएगा, और साथ ही साथ जो है अभी हमने आपको जो बताया था इंग्लिश में द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बचपन में इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, तो इसलिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फंसता है। दे वेंट टू लिप्जिंग 1775, one of two largest cities in the German state of Saxony, for higher education at the age of 20। जब हनीमैन की जो उम्र है वो 20 साल की हो जाती है, तो उसमें क्या है, ये उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं, लिप्जिंग जाते हैं। किस सन में जाते हैं, तो 1775 में जाते हैं। और जर्मनी के सैक्सोनी एक है, यहाँ पर सैक्सोनी कर दीजिएगा, सैक्सोनी राज्य के जो दो सबसे बड़े नगरों में से एक था, वहां पर जाते हैं। कौन सा एक वो बड़ा राज्य था, मतलब जो नगर था वो लिप्जिंग था। इन्होंने 20 साल की उम्र में उच्च शिक्षा के लिए लिप्जिंग 1755 में जर्मनी के सैक्सोनी राज्य के दो सबसे बड़े नगरों में से एक था, वहां पर ये जाते हैं और अपनी जो है उच्च शिक्षा को ग्रहण करते हैं। When they went to Leipzig, the only had 20 thalers। ठीक है, थैलर्स का यहाँ पे जो मतलब होता है कि जैसे आज की डेट में अपने सबके यहाँ पे जो है रुपया चलता है, उस समय पे जर्मनी में क्या था, सिक्कों को थैलर बोला जाता था। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे वर्कड एज अ ट्यूटर इन फ्रेंच एंड जर्मन एंड आल्सो ट्रांसलेट सम बुक इनटू डिफरेंट लैंग्वेज फॉर विच हनीमैन रिसीव्ड पेमेंट। हनीमैन हैड नॉलेज ऑफ 12 लैंग्वेज। ठीक है, अब हम आप लोगों को इसको बताते हैं कि जब ये लिप्जिंग जाते हैं, ठीक है, कहाँ गए थे, लिप्जिंग गए थे, तो वहां पर इनके पास क्या था, मात्र 20 थैलर थे। तभी हमने आपको बताया कि थैलर क्या होते थे, जैसे आज की डेट में अपने सबके यहाँ सिक्के जो है उनको पैसे बोले जाते हैं, रुपए बोले जाते हैं, उसी प्रकार उस समय पे जर्मनी में
इसको थेलर बोला जाता था। वहाँ के जो सिक्के होते थे उनको थेलर बोला जाता था, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और पैसों की तंगी होने से इन्होंने पढ़ाने का काम किया, और काम जब इन्होंने किया मतलब एक तरह से ये ट्यूशन देते थे, तो वहां पर क्या था, ये फ्रांस और जर्मन भाषा में इन्होंने लाया। साथ ही साथ कुछ किताबों का जो ये अनुवाद करते थे अलग अलग भाषाओं में जो था, ये किताबों का अनुवाद भी करते थे, जिससे हनीमैन को इसके पैसे मिलते थे। और सबसे बड़ी चीज है कि हनीमैन को जो है कुल 12 भाषाओं की जानकारी थी। तो प्रश्न बनता है कि जब ये लिपजिंग गए थे तो इनके पास कितने रुपए थे, तो 20 थैलर थे मात्र। इसके बाद जब इन्होंने पढ़ाने का काम किया तो किस भाषा में किया था, फ्रांस और जर्मन भाषा में किया था। इसके बाद ये जब किताबें अनुवाद करते थे तो इनको भाषाओं का ज्ञान कितना था, तो 12 जो लैंग्वेज हैं आपकी, 12 जो भाषाएं हैं, उन 12 भाषाओं का इनको ज्ञान था। इन 1777 ही वेंट टू वियना, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, फॉर मेडिकल स्टडीज। देयर ही मीट डॉक्टर वान क्वारिन एट द ब्रदर ऑफ मर्सी हॉस्पिटल। ही वॉज द ओनली स्टूडेंट हु वॉज अलाउड टू सी डॉक्टर क्वारिन प्राइवेट पेशेंट। तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए 1777 में जब ये वियना गए, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ये जर्मनी के बगल में एक लगा हुआ छोटा सा देश है। पहले ये जो था आपका जर्मन का जो है एक हिस्सा था, लेकिन बाद में ये ऑस्ट्रिया तैयार हुआ, और जो ये है उसकी राजधानी है वो वियना है। पूछा जाता है कि वियना जो है वो किसकी राजधानी है, या ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछी जाती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको वियना कहते हैं। जब ये वहां पर जाते हैं अपने मेडिकल की पढ़ाई के लिए, तो वहां पर क्या है, ब्रदर्स ऑफ मर्सी के जो अस्पताल में जो है डॉक्टर वान क्वारिन से मुलाकात करते हैं। ठीक है, और वे एकमात्र ऐसे छात्र थे जिन्होंने क्वारिन के निजी मरीजों को देखने की अनुमति दी गई थी। तो आप ये समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अब जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो वियना गए थे ऑस्ट्रिया में। कब गए थे, 1777 में ये गए थे। वहां पर ब्रदर्स ऑफ मर्सी के अस्पताल में जो है एक काम किए थे, और वहां के जो अस्पताल के हेड थे वो डॉक्टर वान क्वारिन थे। ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे वीडियो में। After staying in Vienna for 9 months, he was invited by the governor of Transylvania, Baron van Broeckleth, to Hermannstein as his family physician and the curator of his library. तो वियना में 9 महीने रहने के बाद, वियना में कितने महीने ये रहे, 9 महीने रहे। उसके बाद उन्हें ट्रांसल्वेनिया के गवर्नर के द्वारा जो है, कौन थे वहाँ के, बैरन वान ब्रुकेल्थ जो थे, उनको द्वारा जो है हरमन स्टैंड में, वहाँ का एक एरिया था, एक शहर था, पारिवारिक चिकित्सक और उनके पुस्तकालय के संरक्षक के रूप में इनको आमंत्रित किया था। तो ये आप जान लीजिएगा कि जब ये वियना में थे तो उसके बाद ये कहाँ गए थे, तो ट्रांसल्वेनिया के जो गवर्नर थे उनके यहाँ पे उन्होंने इनको बुलाया था। नाम क्या था, बैरन वान ब्रुकेल्थ था। और हरमन स्टैंड जो है वहाँ पर एक एरिया है, वहां पर इनके जो पारिवारिक चिकित्सक के रूप में और पुस्तकालय के संरक्षक के रूप में इनको आमंत्रित किया था। आफ्टर 1.5 ईयर ऑन 1779 ही रिसीव्ड ऑन एमडी डिग्री फॉर अर्लिंजन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अर्लिंजन को आप लोग इंग्लैंड से मत कंपेयर करिएगा। अर्लिंजन जो है वो जर्मन में ही आपका एक शहर है, वहीं पर ये जो है अर्लिंजन यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। फॉर हिज दीज टाइटल्ड considerations on the etiology and therapy of spasmodic disorder, ये इनका वहां पे टॉपिक था। इस पे इन्होंने अपनी जो थीसिस थी उसको कंप्लीट किया था, और वहां से इन्होंने क्या किया था, एमडी की डिग्री ली थी। तो 1.5 वर्ष बाद जो है अर्लांजन जो विश्वविद्यालय था ये जर्मन में है, जर्मनी में। 1789 को उन्होंने क्या किया था, स्पास्मोडिक विकारों के एटियोलॉजी और चिकित्सा शास्त्र पर जो विचार करके अपना जो शीर्षक लिखा था, अपनी जो थीसिस लिखी थी, कि इसके लिए अर्लांजन विश्वविद्यालय के द्वारा इनको एमडी की डिग्री जो थी वो इनको मिल गई थी, वहां से मतलब इनको प्राप्त हुई थी और दी गई थी। इन 1781 he took a village doctor position in the copper mining area of मैन्सफील्ड सैक्सोनी। 1781 में इन्होंने क्या किया, सैक्सोनी के मैन्सफील्ड एक एरिया था, वहां के जो तांबा खनन का जो क्षेत्र था
वहां के एक गांव में डॉक्टर का पदभार जो है वो ग्रहण कर लिया था। तो इन्होंने कब ग्रहण किया था? तो 1781 में इन्होंने अपने डॉक्टर का जो पद था वो ग्रहण किया था। कहाँ पे था? तो सैक्सेनी के मैंसफील्ड का एक एरिया था, वहां पे तांबा खनन क्षेत्र में एक गांव था, वहां पर इन्होंने अपना जो है डॉक्टर का पद लिया था। अभी तक हम लोग इनके जीवन परिचय में जो पढ़ रहे थे, अब हम लोग इनकी अभी तक पढ़ाई जो थी उसके बारे में बात किए थे। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे उसमें होगा क्या कि हम इनकी जो वाइफ हैं उनके बारे में बात करेंगे, इनके बच्चों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इन लोगों ने आगे किया था होम्योपैथिक के बारे में जो काम किया उसके बारे में बात करेंगे। तो ही हैड टू वाइफ, इनकी क्या थी? दो पत्नियां थी। फर्स्ट वाइफ जोहाना कुल्चर, daughter of Gottfried Henry Kulcher, born on June 7, 1762, married on December 8, 1782 in Dessau, passed away on March 31, 1830 in Cothen। तो इनकी देखो, पहली चीज कि इनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? जोहाना कुल्चर था, और ये जो है गॉडफ्रीड हेनरी कुल्चर की बेटी थी। साथ ही साथ में इनका क्या हुआ? 7 जून 1762 को इनको जन्म हुआ। 1 दिसंबर 1782 को डेसाऊ में इन्होंने शादी की, और 31 मार्च 1830 को कोथन में इनका जो है वो निधन हो जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, पहली पत्नी का जो नाम है वो क्या था? जोहाना कुल्चर था। ये किसकी बेटी थी? गॉडफ्रीड हेनरी कुल्चर की थी, और 7 जून 1762 को इनका जन्म हुआ था। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए है। साथ ही साथ 1 दिसंबर 1782 को इनके जो है शादी हुई थी। ये भी आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे अगर पूछा जाएगा तो इनका नाम पूछा जाएगा कि जोहाना कुल्चर है वो कौन थी, ये पहली पत्नी का नाम क्या था। और 31 मार्च 1830 को इनका निधन हुआ था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि इनकी जो पत्नी थी वो दो थी। पहली पत्नी का जो नाम था वो जोहाना कुल्चर था, और इनके जो बच्चे थे, इन्हीं से इनको 11 बच्चे हुए थे हनीमैन को, जिसमें से जो छठे नंबर पे जो था वो, और जो साथ में इनके छठे नंबर में क्या हुआ था? एक जुड़वा बच्चा भी हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग अभी देखेंगे। सेकेंड वाइफ के बारे में बात करेंगे। सेकेंड नंबर की अगर हम वाइफ की बात कर रहे हैं तो मेलानी डी हेरविली जो थी, डॉटर ऑफ ए पेंटर, एक पेंटर की बेटी थी। बॉर्न इन 1800 में, 1800 में इनका जन्म हुआ था। मैरिड एट कोथेन, पहली पत्नी जो थी वो कोथेन में खत्म हुई थी, और दूसरी जो शादी हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? कोथेन में ही हुई थी। जनवरी 1835 में हुई थी। इस समय अगर हम बात करें तो अभी आगे हम बताते हैं आपको। फिर डाइड एट पेरिस, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पेरिस में हुई थी, मई 27, 1878, और इनसे इनको जो था नो चिल्ड्रन। तो दूसरी पत्नी जो थी वो मेलानी डी हेरावेली थी, ये आप लोग नाम याद रखेगा। एक पेंटर की बेटी थी ये। 1800 में इनका जन्म हुआ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 28 जनवरी 1835 को कोथेन में शादी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है कोथेन, क्योंकि पहली पत्नी की जो मृत्यु हुई थी वो कोथेन में हुई थी, और दूसरी पत्नी से इनकी जो शादी हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? कोथेन में हुई थी। और 27 मई 1878 को इनका जो है, इनकी जो दूसरी पत्नी है उनका यहाँ पे निधन हो जाता है। इसका मतलब है कि जब ये दूसरी शादी किए हैं उसके बाद जो है हनीमैन ये फ्रांस चले आए थे। फ्रांस में कहाँ गए थे? तो ये पेरिस में रहने लगे थे। वहीं पर इनकी दूसरी पत्नी का निधन होता है, और साथ ही साथ हनीमैन का भी जो निधन था वो पेरिस में ही हो जाता है। इन्होंने जब दूसरी शादी की थी तब उस वक्त हनीमैन की जो उम्र थी वो 80 वर्ष थी, और इनकी जो दूसरी पत्नी थी वो 35 वर्ष की थी। और जब इन्होंने पहली शादी की थी तब हनीमैन 27 वर्ष के थे, और इनकी पत्नी 18 वर्ष की थी, ठीक है। पहली पत्नी 18 वर्ष की थी, तब हनीमैन की जो उम्र थी वो 27 वर्ष की थी, और जो दूसरी पत्नी थी जब वो 35 वर्ष की थी तब हनीमैन की जो उम्र थी वो 80 वर्ष की थी। हनीमैन के कुल 11 बच्चे थे, जिसमें से 2 जुड़वा थे। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हनीमैन के जो हैं कुल 11 बच्चे थे, और ये 11 बच्चे जो थे वो पहली पत्नी से थे। आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग आते हैं कि होम्योपैथिक की जो खोज हुई थी वो कैसे हुई थी। इन 1790 फर्स्ट प्रोविंग ऑफ सिनकोना while translating क्यूलिन मटेरिया मेडिका,
1790 में क्यूलन की जो मटेरिया मेडिका थी उसका अनुवाद करते समय सिनकोना पर इन्होंने पहला प्रूविंग किया था, मतलब पहला अपना परीक्षण किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। हनीमैन एक्सपेरिमेंटेड विद द बार्क ऑफ द सिनकोना। बार्क बोला जाता है छाल को, किसी पेड़ की जो छाल होती है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं। बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री विच वाज यूज्ड अ ट्रीट मलेरिया। तो सिनकोना का जो यूज है वो मलेरिया में किया जाता है। ही ट्राइड ऑन हिमसेल्फ एंड ऑब्जर्व दैट इट प्रोडक्ट सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ मलेरिया। द एक्सपीरियंस led him to the idea that a substance causing certain symptoms in the healthy person could be used to treat those same symptoms in a sick person. हनीमैन ने क्या किया था, सिनकोना पेड़ की जो छाल थी उसका प्रयोग किया था, जिसका उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि मलेरिया जो है, जो मलेरिया की बीमारी होती है उसमें जो किस पेड़ की जो छाल होती है उसका यूज किया जाता है बीमारी को सही करने के लिए, तो वो आपका हो जाएगा सिनकोना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि मलेरिया में सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मलेरिया के इलाज के लिए इन्होंने किया था किसका, सिनकोना जो पेड़ था उसकी छाल का प्रयोग किया था। उन्होंने खुद पर इसका प्रयोग किया और देखा कि इसमें मलेरिया जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और इस अनुभव ने उन्हें यह विचार दिया कि एक ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न करने वाले पदार्थ से रोग का इलाज किया जा सकता है। इन्होंने ये अपना पहला परीक्षण किया था। आगे देख लेते हैं हम लोग। आफ्टर दिस इंटाइल डिस्कवर हनीमैन कंडक्टेड सिमिलर एक्सपेरिमेंट विद मैनी अदर सब्सटेंस। he administered them in minute quantities to patient and observed improvement in their conditions. He named his method of homeopathy. ठीक है, इस प्रारंभिक खोज के बाद जो है हनीमैन ने कई अन्य पदार्थों पर इस तरह के प्रयोग किए थे। प्रारंभिक खोज क्या थी कि इन्होंने जो है मलेरिया पर अपना जो प्रयोग किया था उसमें किसका किया था, सिनकोना जो आपका एक पेड़ होता है उस पेड़ की छाल का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, सिनकोना जो पेड़ था उसका जो है उसकी छाल का प्रयोग किया था किस पे, मलेरिया की बीमारी पे। ये इनका प्रारंभिक खोज थी, और इसके बाद इन्होंने अन्य पदार्थों पर भी इस तरह के प्रयोग किए थे। इन्होंने जो है सूक्ष्म मात्रा में रोगियों को दिया। ठीक है, जो दवाइयाँ होती थी या जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कुछ छोटे छोटी मात्रा में जो था रोगियों को दिया जाता था, और परिणाम स्वरूप जो था उनके रोगों में जो सुधार देखा जाता था, तो इनको होने लगा कि हाँ ये चीज सही है। और इन्होंने क्या किया था, इसके इस तरह से इन्होंने क्या था कि उन्होंने होम्योपैथिक का जो नाम था वो दे दिया था। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर होम्योपैथिक का जो जन्म हुआ था, एक तरीके से ये देखा जाए कि होम्योपैथिक कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1796 में। तो आप लोग याद रखिएगा होम्योपैथिक का जो जन्म है वो 1796 से माना जाता है। आगे देख लेते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ टारगेट विद युवान को जो है सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।